नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी भाई को राम राम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस किसी वस्तु का द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब समझे दोस्तों, मतलब जिस किसी का भी कुछ ना कुछ भार हो, वजन हो तथा वह स्थान घेरती हो, मतलब उसको कहीं पे रखने पे स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, पत्थर, जल, वायु, लोहा। जैसे कि लकड़ी को यहाँ रखे, इसका कोई ना कोई स्थान घेर रहा है, इसका कोई ना कोई वजन होगा, द्रव्यमान होगा। इसी तरह पत्थर, पानी और वायु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और जिसकी संरचना निश्चित होती है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, अशुद्ध जल। इसका जो संरचना है एक ही प्रकार के कण से हुआ है। जैसे कि सोना, तो सोना का एक ही प्रकार का इसमें कण से बने होते हैं और इसकी संरचना जो होती है वो निश्चित होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो अशुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं। जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं और जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मिट्टी, समुद्र जल, हवा। जैसे कि मिट्टी में बहुत सारे मतलब दूसरे मिट्टी होता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। और समुद्र जल में केवल जल नहीं होता, उसमें नमक भी मिला रहता है, बहुत और कण मिले हुए रहते हैं। हवा में केवल हवा, ऑक्सीजन ही नहीं रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो ये मिश्रण, तो इसे अशुद्ध बोल सकते हैं दोस्तों, अशुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया की मिल जाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया किए बिना मिल जाते हैं तो जो नई वस्तु बनती है उसे मिश्रण कहते हैं। जो नई वस्तु बनती है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण हम लोग घोल दिए, तो नमक का जो पानी में नमक घोल दिए तो वो नमक का घोल बन गया। जैसे कि रेत और पानी, मतलब बालू और पानी का मिश्रण, दूध, ये सब मिश्रण है। जैसे कि आप इस इमेज में दिखाया गया है, पानी है और नमक है, और पानी और नमक का ये मिश्रण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को हम लोग चलिए देखते हैं। तो सममांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें सभी भागों की संरचना समान होती है तथा उसके घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, सममांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब वह मिश्रण जिसमें सभी भागों की संरचना समान होती है और उसके घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते। मतलब उसको घोलने पे ये नहीं कि पानी और नमक को हम लोग घोल दिए तो उसमें पानी अलग दिखे और नमक अलग दिखे, ऐसा नहीं होता है। उसमें पता ही नहीं चलता है। अगर 2 गिलास आपके पास रख दिया जाए और एक में नमक मिला दिया जाए और एक में नमक ना मिलाया जाए और आपको पूछा जाए केवल देख के बताइए कि इसमें नमक मिला दिया गया है, तो आप देख के नहीं बता सकते क्योंकि इसके कण अलग अलग दिखाई ही नहीं देते। तो आप कैसे बता पाइएगा? जैसे कि यहाँ देखिए इस फोटो में दिखाया गया, इस इमेज में दिखाया गया, नमक और पानी का ये मिश्रण है। क्या इसमें नमक और पानी अलग अलग दिखाई दे रहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं। जैसे कि नमक और पानी, चीनी का घोल, हवा इत्यादि बहुत सारे हैं। तो चलिए फिर हम लोग विषमांगी मिश्रण को देखते हैं। विषमांगी मिश्रण जस्ट सममांगी के विपरीत है। जैसे कि वह मिश्रण जिसमें सभी भागों की संरचना समान नहीं होती है तथा उसके घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि वह घटक जिसमें सभी भागों की संरचना समान नहीं होती और इसके सभी घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि तेल और पानी का घोल, तेल ऊपर तैरता है और पानी नीचे रहता है, तो इसे हम लोग बता सकते हैं कि इसमें तेल और पानी का मिश्रण है। जैसे कि रेत, बालू और पानी का मिश्रण। जैसे कि पानी और मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो ये सभी विषमांगी मिश्रण के हमारे उदाहरण हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विलयन किसे कहते हैं।
विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन वह सममांगी मिश्रण है। विलयन अगर आपको पूछे विलयन कैसा मिश्रण है, सममांगी की विषमांगी, तो विलयन सममांगी मिश्रण है दोस्तों। तो विलयन वह सममांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं और मिश्रण एक समान मतलब एक रूप दिखाई देते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं एक तरह से सममांगी मिश्रण है, तो उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कणों का आकार। तो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है किसका? वास्तविक विलयन का। और कोलाइडल का होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। और निलंबन का होता है 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो देखिए सबसे पहले वास्तविक विलयन का छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा कोलाइडल विलयन का होता है और उससे भी थोड़ा बड़ा होता है निलंबन का। चलिए फिर नेक्स्ट को देखते हैं। कणों की प्राकृतिक, देखिए जो कणों की प्राकृतिक होती है वास्तविक विलयन का, वो अणु या आयन होते हैं। ये मतलब वास्तविक विलयन अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। लेकिन जो कोलाइडल है थोड़े बड़े कण होते हैं, इसके थोड़े बड़े कण होते हैं। और जो निलंबन है वो बहुत बड़े कण होते हैं, उसका बहुत बड़े कण होते हैं। और दिखावट, दिखावट जो है इसका, दिखावट पूरी तरह पारदर्शी होता है। कौन? वास्तविक विलयन। और कोलाइडल थोड़ा धुंधला होता है, अपारदर्शी होता है। और निलंबन जो है वो अपारदर्शी पूरा तरह से होता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा आर पार। लेकिन कोलाइडल में थोड़ा धुंधला थोड़ा थोड़ा दिखेगा। और वास्तविक विलयन में पूरी तरह से पारदर्शी होता है, मतलब इधर से उधर देखा जा सकता है। और जो प्रकाश का परिकिरणन है, प्रकाश का परिकिरणन है वह वास्तविक विलयन में नहीं होता है, लेकिन कोलाइडल में होता है। टाइंडल प्रभाव होता है और निलंबन में भी होता है। और जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो छानने पर अलग होना। देखिए जो वास्तविक विलयन है वो छानने पे अलग नहीं होता है, और जो कोलाइडल है वो होता है। और जो निलंबन है मतलब कोलाइडल है वो नहीं होता है, और जो निलंबन है वो हो जाता है। और छठा जो उदाहरण है, उदाहरण को लोग देते हैं नमक का पानी और चीनी का घोल, दूध और धुंध, साबुन का घोल, मिट्टी का पानी, रेत का पानी। तो ये इसका अंतर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का केवल उसकी सतह से किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका एक शॉर्टकट डेफिनेशन है, किसी द्रव को गैस में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण कहलाता है दोस्तों। तो इस डेफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? तो किसी ठोस का बिना पिघले सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसका मतलब है जो जब किसी ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे कि कपूर, नेप्थोलीन, आयोडीन। जैसे कि कपूर को हम लोग जलाएंगे तो वो द्रव अवस्था में आए बिना ही वो गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इससे हम लोग इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आसवन विधि। आसवन विधि से आप क्या समझते हैं? तो आसवन विधि वह विधि है जिसमें किसी द्रव को गर्म करके उसकी भाप बनाई जाती है और फिर उस भाप को ठंडा करके पुनः द्रव बना लिया जाता है। इससे द्रव शुद्ध हो जाता है या द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। आसवन विधि वह विधि है दोस्तों जिसमें किसी द्रव को गर्म किया जाता है और भाप में परिवर्तित किया जाता है और फिर उस भाप को ठंडा करके द्रव बना लिया जाता है। इससे क्या होता है, वह जो द्रव होता है वो शुद्ध हो जाता है, या तो फिर उसमें कोई भी मिलावट वगैरह है तो उससे भी अलग हो जाता है। तो इसलिए इस आसवन विधि को मतलब मिश्रण को अलग करने में किया भी जाता है और पानी मतलब कोई भी द्रव को शुद्ध करने में भी किया जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ देखिए पानी को गर्म किया जा रहा है, यहाँ से इधर भाप, देखिए यहाँ से भाप बन रहा है, यहाँ से भाप बन रहा है और यहाँ से ठंडा पानी मतलब ठंडा होके यहाँ फिर पानी इसमें जमा हो जा रहा है। तो इसी विधि को हम लोग कहते हैं आसवन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्रिस्टलीकरण है। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसमें किसी द्रव को घुले हुए ठोस, क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसमें किसी द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ को उसकी संतृप्त के बाद ठंडा करने पे या वाष्पीकरण करने पर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे कि क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसमें किसी द्रव में कोई ठोस को हम लोग मिला देते हैं, ठोस पदार्थ, तो उसकी संतृप्त के बाद ठंडा करने पे या वाष्पीकरण करने पर
क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो भौतिक और रासायनिक में हम लोग अंतर देखते हैं दोस्तों। इसमें केवल पदार्थ का आकार या अवस्था बदलती है। इसमें भौतिक परिवर्तन में इसमें केवल पदार्थ का आकार या तो अवस्था बदलती है। और रासायनिक में इसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और नया पदार्थ बनता है। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। या परिवर्तन समानता अस्थायी होता है या परिवर्तन समानता अस्थायी नहीं होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा और पांचवा, इसमें बहुत कम या नगण्य ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसमें ऊर्जा का अधिक परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है भौतिक का बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का फटना। और रासायनिक का लकड़ी का जलना, दूध का दही में बनना, लोहे में जंग लगना। तो ये अंतर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तत्व किसे कहते हैं। तो वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो और जिसे रासायनिक विधि द्वारा और सरल पदार्थ में विघटित ना किया जाए सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे कि तत्व शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो और जिसे रासायनिक विधि द्वारा और सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग तत्व कहते हैं दोस्तों। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी को हम लोग रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तत्व के तीन प्रकार धातु, अधातु, उपधातु को परिभाषित करें। तो देखिए पहला हम लोग धातु को देखते हैं। धातु वे तत्व जो सामान्यतः ठोस होते हैं, जिनमें चमक होती है तथा ऊष्मा और बिजली के अच्छे चालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे कि धातु उसको कहते हैं दोस्तों, वे तत्व जो सामान्यतः ठोस होते हैं, जिनमें चमक होती है तथा ऊष्मा और बिजली के अच्छे चालक होते हैं। मतलब उसमें बिजली क्रॉस कर सकती है और करंट मतलब पास हो सकता है उस। जैसे कि हम लोग लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब जो है, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब जो है धातु है दोस्तों। तो अधातु को हम लोग देखते हैं। अधातु वे तत्व जो सामान्यतः ठोस, द्रव या गैस के रूप में होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती है तथा ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं, उन्हें हम लोग अधातु कहते हैं। मतलब जो ठोस होते हैं या तो द्रव होते हैं या तो गैस होते हैं, लेकिन चमक नहीं होती तथा ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं, मतलब उसमें करंट पास नहीं हो सकता है दोस्तों, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन। अधातु को देखते हैं दोस्तों हम लोग। अधातु वे तत्व जिनमें गुण धातु और अधातु के बीच के होते हैं। मतलब वैसे तत्व जिसमें कुछ लक्षण धातु के भी हैं और कुछ लक्षण अधातु के हैं, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी उदाहरण है उपधातु के। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धातु, अधातु और उपधातु में अंतर। तो देखिए भौतिक अवस्था पहले देखते हैं। भौतिक अवस्था किसका? धातु का। तो सामान्यतः ठोस होते हैं। अधातु भी ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में होता है। और उपधातु सामान्यतः ठोस होते हैं। चमक धातु में चमकदार होती है, अधातु चमकहीन होता है और उपधातु हल्की चमक होती है। और ऊष्मा का चालकता धातु जो होता है अच्छे चालक है, अधातु कुचालक है और उपधातु मध्यम चालक है, मतलब थोड़ा थोड़ा चालक है। और बिजली चालकता को हम लोग देखते हैं तो धातु अच्छे चालक है, अधातु कुचालक है और उपधातु अर्ध चालक है, मतलब थोड़ा बहुत चालक है। तो नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आघातवर्धकता। तो आघातवर्धकता धातु में होता है और अधातु में नहीं होता है। और फिर उपधातु में भंगुर होता है। और उदाहरण देखते हैं। धातु का हो जाएगा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। और अधातु में हो जाएगा सल्फर, सूखा हुआ लकड़ी, कार्बन। और उपधातु में हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ग्रेफाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम को परिभाषित करें और उदाहरण लिखें। तो परिभाषा हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित एवं स्थिर अनुपात में ही मिलते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो या कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, वह उसका जो होता है क्या होता है, निश्चित एवं स्थिर अनुपात में ही मिलते हैं। जैसे कि H2O, इसका निश्चित है कि H2O ही होगा। जैसे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव
2:1 के होते हैं। द्रव के अनुसार अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन होता है और सदैव 16 भाग ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। जैसे कि ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण। मिश्रण और यौगिक को परिभाषित करें। तो मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक क्रिया के आपस में मिल जाते तो जो पदार्थ बनता है उसी को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण अभी पीछे बताए भी दोस्तों। चलिए हम लोग यौगिक को देखते हैं। यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया द्वारा निश्चित अनुपात में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे कि H2O, NaCl मतलब नमक, चीनी, C12H22O11 इत्यादि। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट करें। जैसे कि मिश्रण या 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है और यौगिक या 2 या 2 से अधिक तत्वों की रासायनिक क्रियाओं से मिलकर बना होता है, मतलब क्रिया से बनता है। और जो दूसरा है, इसमें पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। इसमें पदार्थ जो है किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, लेकिन यौगिक में इसमें तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तीसरा है, इसके गुण उसके घटक पदार्थों के जैसे होता है। इसके गुण उसके घटक तत्वों से भिन्न होता है और इससे भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, इससे रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है और इसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होते हैं, लेकिन इसका निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकता है, यौगिक हमेशा समांगी होता है। और इसके जो उदाहरण है, हवा है, मिट्टी है, नमक है और रेत का मिश्रण है। और इसका जो है पानी है, नमक है, चीनी है इत्यादि है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम को परिभाषित करें और उदाहरण लिखें। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान समान होते हैं। मतलब यह नियम यह कहता है कि किसी भी पदार्थ का ना तो हम लोग किसी भी पदार्थ का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है, मतलब ना ही द्रव्यमान को हम लोग बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान बराबर होते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण से देखते हैं दोस्तों। उदाहरण से हम लोग देखते हैं, यह कह रहा है जब हाइड्रोजन गैस जलती है और पानी बनाती है, जैसे कि 2H2O प्लस O2, देखिए 2H2O प्लस O2 है, तो यहाँ भी 2H2O, देखिए यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, तो इस तरफ भी 2 गो ऑक्सीजन है दोस्तों। तो इसी को हम लोग कहते हैं, मतलब अभिक्रिया के पहले का और अभिक्रिया के बाद दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो मतलब समान होता है, बराबर होता है। इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है। तो यहीं पे वीडियो होता है एंड दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सभी को राम राम।